हेलो लिटरेटर्स, मैं नम्रता जायसवाल आपको एम.एच. अब्राम्स की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स पढ़ाने जा रही हूँ। द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, जो टर्म्स हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो यह जो टर्म है इसको क्वाइन किया है मार्टिन एसलाइन ने। किसने किया है? मार्टिन एसलाइन ने। ठीक है, मार्टिन एसलाइन ने। इन्होंने यह जो कोट किया है, यह टर्म द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, यह लिया है इन्होंने यूजीन आइनेस्को के एक कोट से। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं इस बुक में तो यहाँ दिया है द टर्म इज़ अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स। ये जो नंबर ऑफ वर्क्स है इन ड्रामा, मतलब ये जो एब्सर्डिटी आपको दिखती है लिटरेचर की, वह ड्रामा में और प्रोज फिक्शन दो वर्क्स में आपको मिलेगी। मतलब जो लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड है यह इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा जेनर में भी मिल जाएगा एंड प्रोज फिक्शन में भी मिल जाएगा। एंड द बोथ ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन विच हैज़ इन कॉमन द व्यू दैट ह्यूमन कंडीशन इज essentially absurd, means in the literature of the absurd, the condition of the human is shows as the absurd, and this condition can be adequately represented only in the work of literature that is themselves absurd। क्या कह रहा है कि जो लिटरेरी टर्म्स है एब्सर्ड, यह ड्रामा और प्रोज फिक्शन दोनों में यूज़ करता है। इसमें ह्यूमन की कंडीशन को जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया? एब्सर्ड। और इस एब्सर्डिटी को लिटरेचर में शो करना खुद ही एक एब्सर्ड वर्क है। बोथ द मोड एंड ड्रामेटर्जी ऑफ एब्सर्डिटी। अब मूड क्या होता है? मूड जो होता है इमोशनल एटमॉस्फेयर होता है जो राइटर यूज़ करता है, क्रिएट करता है स्पेसिफिक फीलिंग। जैसे सेटिंग हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है? मूड के अंतर्गत। कि जब मूड वो दिखा रहा है तो वो कैसा क्रिएट कर रहा है, वो क्या इवोक करना चाह रहा है आपके अंदर, फियर क्रिएट करना चाह रहा है, लव क्रिएट करना चाह रहा है, वो मूड डिसाइड करता है। एंड ड्रामेटर्जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रामेटर्जी? ड्रामेटर्जी मीन्स the art and technique of dramatic composition. When a composition is in drama, that how to create on the stage, that is dramaturgy. So the mood and dramaturgy of absurdity, किसकी जो मूड है या ड्रामेटर्जी एब्सर्डिटी की, वो एंटिसिपेटेड हुआ था एज अर्ली एज 1896। कब? 1896 में। कि एक प्ले राइटर हैं अल्फ्रेड जेरी, इन्होंने फ्रेंच प्ले लिखा था युबू रॉय। इसका मतलब होता है युबू द किंग। इसमें इन्होंने एब्सर्डिटी को दिखाया है। द लिटरेचर हैज़ इट्स रूट्स आल्सो इन द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म एंड सरलिज्म। एक्सप्रेशनिज्म जो कि 1910 to 1925 का एक आर्ट मूवमेंट था, और सरलिज्म जो है 1924 में एंड्रे ब्रटन इन्होंने दिया था। तो एक्सप्रेशनिज्म एंड सरलिज्म, इन दोनों के रूट्स में भी आपको एब्सर्डिस्ट देखी जा सकती है। मतलब इन्होंने जो आर्ट्स किया वो किस तरह का था? वो एब्सर्ड टाइप का था। इसे कह रहे हैं एज वेल एज इन द फिक्शन, कह रहे फिक्शन में रिटन इन द 1920s में जो है फ्रेंच काफ्का ने लिखा था द ट्रायल एंड मेटामॉर्फोसिस। इस वर्क में भी आपको एब्सर्डिस्ट मिलेगा। मतलब इन वर्क में भी आपको वो चीज़ें दिखेंगी जिसमें दिखाया गया है कि हाउ वुमेन्स कंडीशन, ह्यूमन्स कंडीशन क्या है? एब्सर्ड है। द करेंट मूवमेंट हाउएवर इमर्ज्ड इन फ्रांस आफ्टर द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अगर हम इसके बात करें कि यह वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम से क्यों आगे बढ़ा, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो आया था 1939 to 1945, फ्रांस में यह इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। और इन्होंने कहा कि ह्यूमन जो कंडीशन है वो क्या है? पूरी तरह से रूइंड है। वहाँ पे जो रिबेलियन होता है अगेंस्ट बेसिक बिलीफ एंड वैल्यूज़। अभी तक जो ट्रेडिशनली रूप से जो कल्चर चला आ रहा था, लिटरेचर चला आ रहा था, उसमें क्या मोरलिटी दिखा रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम जो वो मोरलिटी है वो एक तरफ हो गई थी और पूरी तरह से दुनिया को क्या दिखाया जा रहा था? पूरी तरह से दुनिया में फियर आ रहा था।
एक चीज़ दूसरे चीज़ को हमेशा अगेंस्ट कर रही है। तो यहाँ बेसिक बिलीफ एंड वैल्यू जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसका भी कमी हो रहा है, उसका भी ह्रास हो रहा है। उसके साथ साथ ही लिटरेचर में भी वही दिखने को मिल रहा है कि कैसे ये जो चीज़ें हैं वह क्या करें, लिटरेचर पर इम्पैक्ट कर रही हैं। दिस ट्रेडिशन हैज़ इंक्लूडेड द एजम्पशन दैट ह्यूमन बीइंग आर फेयरली रैशनल क्रिएचर। ह्यूमन बीइंग क्या है, एक रैशनल क्रिएचर है। वो क्या करता है, हमेशा तर्क लगाता है। उस तर्क में क्या करता है, हमेशा कोशिश करता है कि वह सही और गलत के बीच में चूज़ करे। हु लिव इन द एटलीस्ट पार्शियली इंटेलिजिबल यूनिवर्स। जो वो दुनिया में रह रहा है वह क्या है, इंटेलिजिबल है, उसको अच्छा लगता है और उस इंटेलिजिबल यूनिवर्स में खोजने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। लेकिन उसी के बीच में वह हमेशा क्या करता है, एब्सर्ड वर्क करता रहता है। इंटेलिजिबल यूनिवर्स दैट दे आर पार्ट ऑफ अ ऑर्डर्ड सोशल स्ट्रक्चर। कह रहे हैं वो पार्ट किसके हैं, ऑर्डर्ड सोशल स्ट्रक्चर के, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एंड दे मे बी कैपेबल ऑफ हीरोइज्म एंड डिग्निटी इवन इन डिफीट। कि हर वो व्यक्ति जो अपने आप को हारा हुआ पाता है वह भी क्या करता है, डिग्निटी शो करता है कि आई एम अ फाइटर इवन दो आई एम डिफीटेड। आफ्टर द 1940s के टाइम में हाउएवर दिस वाज अ वाइड स्प्रेड टेंडेंसी, यह पूरी तरह से वाइड स्प्रेड टेंडेंसी हो गई, स्पेशली prominent in the existential philosophy of men of later जीन पॉल सार्टे एंड एल्बर्ट केमस। एल्बर्ट केमस और जीन पॉल सार्टे ये दोनों जो थे ये एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी की बात करते हैं कि एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आइडियाज़ को दिखाता है कि कैसे तरह से आप आइडियाज़ जो है वो आपके यूनिवर्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे आप आइडियाज़ सोचोगे वैसे यूनिवर्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो एब्सर्डिस्ट लिटरेचर आप देखोगे तो हर एक एक्शन जो है वो क्या दिखा रहा है, एब्सर्डिस्ट दिखा रहा है। वो एक्शन एब्सर्डिस्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो उनके आइडियाज़ हैं वो क्या है, एब्सर्डिस्ट हैं। एल्बर्ट केमस और जीन पॉल सार्टे एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने उनकी वर्क में भी आपको क्या मिलेगा, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में एब्सर्डिस्ट देखने को मिलेगा। टू व्यू अ ह्यूमन बीइंग एज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंट हु इज़ कास्ट इन अ एलियन यूनिवर्स। कि यह जो ह्यूमन बीइंग है वह क्या है, आइसोलेटेड है, अकेला है इस, और ये जो दुनिया है उसके लिए क्या है, एलियन की तरह है। टू कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड एज possessing नो इनहेरेंट ट्रुथ, वैल्यूज़ और मीनिंग। कि इस दुनिया में कोई भी इनहेरेंट ट्रुथ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और न ही कोई क्या है, अर्थ है। टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ, जो पूरी तरह से ह्यूमन लाइफ को बता सके कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ इन इट्स फ्रूटलेस सर्च फॉर पर्पस। कि वह पर्पस तो खोज रहा है, सिग्निफिकेंस खोज रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, फ्रूटलेस लगता है, जो एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में दिखाया गया है। एज इट मूव्स फ्रॉम द नथिंगनेस, कि यह हमेशा किसकी तरफ से जाता है, नथिंगनेस की तरफ से। व्हेन इट केम टूवर्ड द नथिंगनेस वेयर इट मस्ट इन एज द एग्जिस्टेंस। कि अगर हम दुनिया को देखें या फिर थॉट्स को देखें या फिर जो एग्जिस्टेंशियल या एब्सर्डिस्ट लिटरेचर आपको शो करता है कि आपकी स्टार्टिंग भी क्या हुई है, नथिंगनेस से, और आप जा कहाँ रहे, कम टूवर्ड द नथिंगनेस, और वो एंड हो जाएगा आपके एग्जिस्टेंस को लेकर, विच इज़ बोथ एंग्विस्ट एंड एब्सर्ड। और यह आपको क्या देगी, वेदना देगी और कष्ट देगी। तो लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड जो है अभी तक आपने पढ़ा कि यह एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से, एक्सप्रेशनिज्म से और सरलिज्म से अटैच्ड है। एज केमस सेड, एल्बर्ट केमस जो अभी नाम आया था, जीन पॉल सार्टे और एल्बर्ट केमस। केमस ने कहा है अपनी बुक माइथ ऑफ साइस्पस 1942, इन अ यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स है दैट इज सडनली डिप्राइव्ड ऑफ इल्यूजन एंड लाइट। कि यह डिप्राइव कर देता है, आपको वंचित कर देता है भ्रम से भी और लाइट से भी। यहाँ दो देखिए, डिप्राइव कर रहा है आपके इल्यूजन्स को भी, ऐसा लग रहा है कि इल्यूजन आपके ख़त्म हो रहे हैं, कभी कभी लगेगा कि जो लाइट है वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मतलब आशा का भी ख़त्म होने का शो दिखा रहा है और निराशा का भी ख़त्म होने का शो कर रहा है। इन द यूनिवर्स दैट इज सडनली डिप्राइव, वंचित हो जा रहा है किससे, इल्यूजन से, एंड ऑफ लाइट। मैन फील्स अ स्ट्रेंजर, और मनुष्य अपने आप को क्या
महसूस करता है, एक स्ट्रेंजर महसूस करता है। ही इज़ एन इरेमेडिबल एक्साइल, यह जो है एक एग्जाइल में रह रहा है जो इरेमेडिबल है, जिसका कोई इलाज नहीं है। दिस डाइवोर्स बिटवीन मैन एंड हिज लाइफ, कि मनुष्य जो है वह खुद की लाइफ से क्या है वो अलग हुआ है, वह नहीं जान रहा है कि वह किस प्रकार के एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है। द एक्टर एंड हिज सेटिंग, जो एक्टर है वह अपनी सेटिंग से अननोन है, अनअवेयर। ट्रूली कॉन्स्टिट्यूट द फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी, और यही क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है इसकी फीलिंग, किसकी फीलिंग, एब्सर्डिटी की फीलिंग, कि नो बडी नोज what is the action is good, what is the action is bad, how the action is done in his life and how he done that in a wrong way. और as यूजिन आइनेस्को जो है एक फ्रेंच ऑथर है। इनका जो फर्स्ट वर्क है द बाल सेपर्नो जो है इनका फर्स्ट वर्क है, और इस वर्क में ही मार्टिन एस्लाइन इस वर्क कह रहे हैं यूजिन आइनेस्को के ही कोट से इंस्पायर्ड होकर मार्टिन एस्लाइन ने द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड की टर्म्स को दिया है। तो द बाल सेपर्नो जो है इनका फर्स्ट वर्क है, 1949 में आया था। द लेसन हो गया, एंड अदर प्ले इज द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हैज़ पुट इट, यह क्या बताता है, जितने भी एब्सर्ड प्ले हैं वह क्या दिखा रहे हैं, कट ऑफ, आपको अलग करना सिखा रहे हैं, अलग दिखाते हैं किससे, फ्रॉम द रिलीजन, कि हाउ मैन इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज रिलीजन, मेटाफिजिकल एंड ट्रांसेंडेंटल रूट, मैन इज लॉस्ट, इंसान जो है खो गया है। क्यों खो गया है, इसका इम्पैक्ट मॉडर्निटी से दिखाया गया, मॉडर्निटी के पहले और मॉडर्निटी के बाद की जो लिटरेचर है उस लिटरेचर में या उस वर्क्स में उन राइटर्स के थॉट्स ने या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही दिखा रहे कि मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, अपने रिलीजन से, मेटाफिजिकल ट्रांसेंडेंटल रूट से पूरी तरह से क्या हो गया, खो गया है। ऑल हिज एक्शन बिकम सेंसलेस, जो भी वह कार्य कर रहा है वह सेंसलेस है, एब्सर्ड है, यूजलेस है, वह क्या कर रहा है वो खुद ही उसको बोध नहीं है। आइनेस्को also said in commenting the mixture of moods in literature of the एब्सर्ड लिटरेचर के मूड्स को देख के, मिक्सचर को देखकर क्या बता रहा है, पीपल क्या हो रहा है, ड्रॉप रहे हैं, इन द मीनिंगलेसनेस कैन ओनली बी ग्रोटेस्क, वो अपने मीनिंगलेसनेस में मतलब अर्थविहीनता में, जो कि क्या है बहुत विचित्र बात है, दियर सफरिंग कैन ओनली अपीयर ट्रेजिक बाय डिरीजन, कि जो उनका जो सफरिंग हो रहा है, जो उनको कष्ट दिख रहा है, वह कष्ट भले ही दुखद है लेकिन वो किसके द्वारा है, हास्य, बाई डिरीजन मतलब वो तो उपहास, वो उपहास का कारण बन गया है। जितने भी आप एब्सर्ड वर्क को देखोगे वहाँ पे दिखेगा कि जो लिटरेचर वास में जो कैरेक्टर्स हैं वह इस तरह के एक्शन कर रहे हैं कि वो फुल ऑफ एब्सर्डिटीज़ का कोई मतलब नहीं है, और उन एक्शन पे आपको सबसे पहले हंसी आएगी, लास्ट में वो उनकी एंड ट्रेजिक हो रही है, वो जो एक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उपहास का काम कर रहे हैं, और उसी के कारण उनका क्या हो रहा है, ट्रेजिक एंड हो रहा है, क्योंकि दे डोंट नो द मीनिंग, द रियल मीनिंग ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। सैमुअल बेकेट जो है 1906 to 1989 यह मोस्ट इमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर है इन दिस मोड। इन्होंने ड्रामा भी लिखा है एब्सर्ड में, प्रोज फिक्शन भी लिखा है, मतलब एब्सर्ड जो है वह प्रोज फिक्शन में भी है और ड्रामा जेनर में भी है। तो सैमुअल बेकेट ने ड्रामा भी लिखा है, प्रोज फिक्शन भी लिखा है। यह कहाँ में रहने वाले थे, ये आयरिश मैन है जो कि लिविंग इन पेरिस, हु ऑफन रोट, इनके जो वर्क है वो पहले इंग्लिश में लिखते हैं, बाद में उसको ट्रांसलेट करते हैं, और पहले फ्रेंच में लिखते हैं, बाद में उसको ट्रांसलेट करते हैं खुद से ही इंग्लिश में। इनके जो फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोडॉट, 2 एक्ट का एक प्ले है, कितने एक्ट का है, 2 एक्ट का है, जो 1949 में आया था। एंड इंड गेम जो कि 1 एक्ट का है, कितने एक्ट का है, 1 एक्ट का है। यह दोनों प्रोजेक्ट करते इरेशनलिज्म को, इरेशनलिज्म मतलब अतार्किकवाद, हेल्पलेसनेस एंड एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की मूर्खता को, एब्सर्डिटी को ड्रामेटिक फॉर्म में, दैट रिजेक्ट रियलिस्टिक सेटिंग,
और वह रियलिस्टिक सेटिंग को भी रिजेक्ट करते हैं। जो उनकी सेटिंग दिखाई गई है सैमुअल बेकेट ने, वो क्या है, रियलिस्टिक सेटिंग से अलग है, लॉजिकल रीजनिंग से अलग है, और एन कोहेरेंटली इवॉल्विंग प्लॉट, क्या कह रहा है, कोहेरेंटली इवॉल्विंग प्लॉट, और जो उसका प्लॉट है वो सुसंगत दिखाया गया है उनकी एब्सर्डिस्ट को लेकर की। एब्सर्डी जिस प्रकार की वो एब्सर्ड कर रहे हैं उस प्रकार का मूड दिखाया गया है, उस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, उस प्रकार का ड्रामेटर्जी क्रिएट कर रहा है, मतलब उस प्रकार का सेटिंग दिया गया है। वेटिंग फॉर गोडॉट जो है यह बहुत ही फेमस वर्क है, किसका है, सैमुअल बेकेट का। वेटिंग फॉर गोडॉट प्रेजेंट्स टू ट्रैम्प्स, दो आवारा रहते एक वेस्ट प्लेस में, फ्रूटलेसली एंड ऑल बट होपलेसली वेटिंग फॉर एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन। सेटिंग दिखाई गई है जो कि मूड को दिखा रही है, और उसमें क्या दिखाया गया है कि वे खोज कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, गोडॉट का, एक ऐसा पर्सन हु मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब उनको खुद नहीं पता या किसी को नहीं पता है कि गोडॉट वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में कि नहीं करते। विथ हुम दे समटाइम्स थिंक दे रिमेंबर दैट दे मे हैव एन अपॉइंटमेंट, और उनको लगता है कि हमारी तो अपॉइंटमेंट थी गोडॉट से, और गोडॉट आएंगे और हमसे मिलेंगे। एज वन ऑफ देम रिमार्क, उनमें से एक रिमार्क कहता है, नथिंग हैपन्स, कुछ घटित नहीं होता है, नो बडी कम्स नो बडी गोज, न तो कोई आता है और न कोई जाता है। इट इज़ ऑफुल, ये क्या है, बहुत भयंकर है। अगर हम रियलिटी में इस स्टेटमेंट को देखें तो वास्तव में यही लाइफ की कंडीशन है। नथिंग हैपन्स इन द लास्ट ऑफ द सिचुएशन वी फाइंड दैट नथिंग हैपन्स, नो बडी कम नो बडी गोज, इट इज़ ऑफुल, ये कितना भयंकर सिचुएशन है। लाइक मोस्ट ऑफ वर्क इन दिस मोड, इस मोड के जितने भी वर्क हैं, द प्ले इज एपिसोड इन डबल सेंस, इनका एक सेंस क्या है, डबल सेंस है। मतलब जिस प्रकार से इसमें वेटिंग फॉर गोडॉट में दो कैरेक्टर हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन, यह क्या दिखा रहे हैं, एब्सर्डिटी दिखा रहे हैं। इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो एक्शन है, वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, आपको लॉ ऑफ क्रिएट करेंगे, लेकिन वह एक सेंस दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से एब्सर्डिस्ट है। एंड इट इज़ ग्रोटेस्क्यू, यह बहुत विचित्र है, कॉमिक एंड आल्सो इरेशनल, वह हास्यास्पद है, उसके साथ साथ ही अतार्किकता को दिखाता है, नॉन कॉन्सिक्वेंशुअल, इट इज़ अ पैरोडी। पैरोडी क्या होता है, हास्यपूर्ण काव्य। मीन्स इफ़ वी हैव स्टडी एनी लिटरेरी फॉर्म्स, कोई भी लिटरेरी वर्क जो हो गया, एक फेमस लिटरेरी वर्क है पोइट्री के रूप में, वो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसका जब हम उसको और हास्य के रूप में क्रिएट कर देते हैं तो वो पैरोडी हो जाए। जैसे कि रिचर्डसन ने एक नॉवेल लिखा था पामेला, जो जोसेफ एंड्रू है, हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, वह उनके वर्क में जोसेफ एंड्रू वर्क क्या है, एक पैरोडी है। किसका पैरोडी है, सैमुअल रिचर्डसन का नॉवेल जो है पामेला पर। अब देखिए इसके आगे कह रहा है, पैरोडी नॉट ओनली इन द ट्रेडिशनल एजम्पशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, जो पैरोडी करता है, नकल करके क्या करता है, हास्य क्रिएट करता है, वो वेस्टर्न कल्चर का ही केवल पैरोडी नहीं कर रहा है, बट ऑफ द कन्वेंशंस, परंपराओं का, जेनरिक फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशन ड्रामा, जो ट्रेडिशन ड्रामा है उस ट्रेडिशन ड्रामा से हट करके क्या कर रहा है, ड्रामा भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन ड्रामा क्या कर रहा है, वो एक पैरोडी कर रहा है, एक हास्य क्रिएट कर रहा है, ड्रामा का भी क्या कर रहा है, फॉर्म को चेंज कर दिया है। एंड इवन ऑफ इट्स ओन इनस्टेबल पार्टिसिपेशन ऑफ द ड्रामेटिक मीडियम, जो ड्रामेटिक मीडियम है उसके पार्टिसिपेशन को भी क्या कर रहा है, अलग ही तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, एब्सर्ड, मतलब एब्सर्ड क्या है, एक पैरोडी है। किस पर पैरोडी है, एक जो ड्रामा लिखा गया है, अभी तक का जो ड्रामा लिखा गया है उस ड्रामा से हट करके एक न्यू ड्रामा, न्यू फॉर्म पे उसके पैरोडी कर रहा है। द लूसिड बट इडिंग एंड पॉइंटलेस डायलॉग इज़ ऑफन फनी, जो डायलॉग है वो क्या है, फनी है, प्रैटफॉल है। प्रैटफॉल मीन्स होता है अपमानजनक है, वह एक दूसरे का अपमान करते हुए हास्य क्रिएट कर रहे हैं। एंड अदर मोड्स ऑफ स्लैपस्टिक्स मीन्स होता है तमाशा क्रिएट कर रहे हैं।
मीन्स जो डायलॉग है, अभी तक के जो डायलॉग थे ड्रामा के, वो ना तो इतना क्रिएट कर रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट अब एब्सर्डिस्ट में क्या कर रहे हैं, फनी है, ट्रैटफुल है और क्या स्लैपस्टिक है, आर यूज टू गिव अ कॉमिक कास्ट टू द एलाइनेशन एंड एंग्विश ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि जो मानव एग्जिस्टेंस है उसको क्या कर रहा है, एलाइनेटेड कर रहा है, अलग कर रहा है, एंग्विश उसमें वेदना क्रिएट कर रहा है। बेकेट प्रोज फिक्शन, जो बेकेट का प्रोज फिक्शन है, सच एज मेलोन डाइस, बेकेट ने लिखा है प्रोज फिक्शन। सैमुअल बेकेट के ऊपर 2 ड्रामा आपने देखे थे, वेटिंग फॉर गोडॉट एंड इंडिगेम। अब प्रोज फिक्शन में भी इन्होंने क्या लिखा है, एब्सर्डिस्ट में लिखा है, जो एक है उसका मेलोन डाइज एंड द अननेमेबल। 1916, ये दोनों वर्क की प्रोज फिक्शन में है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट एंड एंटी हीरो, एंटी हीरो क्या है, ये भी एक लिटरेरी टर्म्स है। एंटी हीरो मतलब इफ वी बिगिन टू गिव अ मेन कैरेक्टर्स रोल टू अ थीफ, अगर कोई चोर है, रॉबर है, उसको सेंट्रलाइज करके ड्रामा लिखते हैं या प्रोज फिक्शन लिखते हैं, तो वो क्या होगा, एंटी हीरो, बिकॉज ऑफ इट्स falseness and theft we give the hero title of this, but he is not called in the eye of society as a hero. Either he was the hero of the play because there is no other characters who as much as importance in the प्ले, कि उस प्ले में जो है वही मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, तो हीरो हम उसको नहीं कह सकते क्योंकि वो गलत काम करता है, तो उसको एक टर्म दिया गया एंटी हीरो। Present and anti-hero who play out the absurd moves of the end game of civilization and non-work which tend to undermine the coherence of its medium. Coherence means होता है अनुकूल करना, undermine the coherence of its medium language itself, कि जो absurdist moves है उस वर्क का, या फिर कहते हैं civilization इन नॉन वर्क अंडरमाइन करता है, क्या करता है, उसके मीडियम और उसके लैंग्वेज को। बट टिपिकली बेकेट जो कैरेक्टर है कैरी ऑन इवन इफ इन अ लाइफ विदाउट पर्पस, तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह से है कि इनके जीवन का कोई पर्पस नहीं है, वो में मतलब का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट भी आने वाला नहीं है। ट्राई टू मेक सेंस ऑफ सेंस ऑफ सेंसलेस, जो चीज़ें का सेंस नहीं निकलता उसमें सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू कम्युनिकेट द अनकम्युनिकेबल, वो वेटिंग फॉर गोडॉट कर रहे हैं, जो गोडॉट के बारे में उनको पता नहीं है और उन्होंने एक एजम्पशन बना लिया है कि वो उन्होंने गोडॉट से अपॉइंटमेंट लिया था, और ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किसके, अनकम्युनिकेबल को, सेंस निकाल रहा है किसमें, सेंसलेसनेस में। Another French playwright of the absurd was जीन जेनेट। जीन जेनेट जो हैं इन्होंने कंबाइंड किया था एब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म। डायबोलिज्म क्या होता है, एब्सर्डिज्म जो आप पढ़ रहे हो, डायबोलिज्म क्या होता है, जो एक्टिविटी जो एग्जिस्ट करती है डेविल्स को क्रिएट करने में, जिसमें डेविल को दिखाया गया, सुपरनेचुरल पावर को दिखाया गया है, विच को दिखाया, विच क्राफ्ट को दिखाया गया है, सोरोक्रेसी टोना को दिखाया गया है, तो उसको एब्सर्डिस्ट में क्या करते हैं, एब्सर्डिज्म में ऐड करने का काम कौन कर रहे हैं, जीन जेनेट। सम ऑफ अर्ली ड्रामेटिक वर्क ऑफ इंग्लिश मैन हैरोल्ड पिंटर, जो हैरोल्ड पिंटर हैं, एंड द अमेरिकन एडवर्ड एल्बी, इन्होंने भी क्या इसी सिमिलर मोड पे क्या लिखा है, एब्सर्ड में ही कुछ वर्क लिखे हैं। जो हैरोल्ड पिंटर है इनके नाम आपको कॉमेडी ऑफ मिनांस किसमें दिखने को मिले, कॉमेडी ऑफ मिनांस, MEANANCE, कॉमेडी ऑफ मिनांस, MEANANCE, कॉमेडी ऑफ मिनांस में आपको रिलेट करने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हैरोल्ड पिंटर हैं और एडवर्ड एल्बी भी हैं, इन्होंने सिमिलर मोड लिखा है। द अर्ली plays of Tom Stoppard such as Rosencrantz and Guildenstern are dead 1966। Rosencrantz and Guildenstern are dead 1966 में यह क्या है, यह एक ट्रेजिक कॉमेडी है वर्क, और इसमें इन्होंने शेक्सपियर के हैमलेट से 2 कोर्टियर जो है रोजेनक्रैंस एंड गिल्डरस्टर्न को मेन कैरेक्टर दे दिया है, और उसमें क्या कर रहे हैं, ट्रेजिक कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं। ट्रेवेस्टीज 1974 exploit the device of absurdist theater more of a comic than philosophical end। ये जो वर्क है इसकी एंडिंग कॉमिक
से ज़्यादा क्या है, फिलोसॉफिकल है, कि मतलब आपको हास तो क्रिएट कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसकी एंडिंग जो है वो आपको बहुत सारे लेसन्स भी दे रही है लाइफ के. देयर आर आल्सो एफिनिटीज़ विथ दिस मूवमेंट इन मेनी वर्क एक्सप्लॉइटेड ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर. इसकी सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर से. ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर क्या होता है, यह जो टॉपिक चूज़ करता है ब्लैक कॉमेडी, ये टॉपिक चूज़ करता है सीरियस, पेनफुल या ऐसे टॉपिक्स जो आपको डिस्कम्फर्ट जोन में डालते हैं, और सब्जेक्ट टू टैबू. टैबू मतलब जिस पे जनरल डिस्कशन नहीं हो रहा है, उस पर ये बातें करके आपको कॉमेडी जनरेट करते हैं. और ये ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर के नाम से जाना जाता है. बेलफुल नेव, ये क्या है, बहुत ही हानिकारक है. हानिकारक सिचुएशंस दिखाए गए. नेव मतलब बहुत ही अनुभवहीन एंड इनेप्ट कैरेक्टर्स को इसमें डिपिक्ट किया जाता है इन अ फैंटेस्टिक और नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ल्ड. किसमें एक जो वर्ल्ड दिखाया है वो नाइटमेरिश भयानक मॉडर्न वर्ल्ड में इसको डिपिक्ट करते हैं. प्ले आउट ऑफ दियर रोल इन वॉट आइनेस्को कॉल ट्रेजिक फेयर. इसको आइनेस्को क्या कहते हैं, ट्रेजिक फेयर कहते हैं. इन विच इवेंट्स आर ऑफन सिमिल्टेनियसली कॉमिक, हॉरिफाइंग एंड एब्सर्ड. जिसमें लगातार एक ही जो सीन है या फिर जो इवेंट है वो क्या है, कॉमिक है. कॉमिक के साथ साथ हॉरिफाइंग भी है और इसके साथ साथ एब्सर्ड भी देखने को मिलता है. इसके एग्जांपल है जोसेफ हेलर का कैच-22 1961 में आया. थॉमस पिंचमैन का 1963 में वी. थॉमस पिंचमैन का एक वर्क आया वी 1963 में. जॉन इरविंग द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गाप 1978 में. एंड सम ऑफ द नॉवेल ऑफ जर्मन गुटन ग्रास एंड अमेरिकन कुर्ट वैगनर जिया and John Barth, Stanley Kubrick, Dr. Strangelove 1964 is an example of black comedy in the cinema. Some playwright living in a totalitarian regime. What is the meaning of totalitarian? Totalitarian का मतलब जो होता है वो होता है एक ऐसा कंडीशन, टोटलिटेरियन, जिसमें जो सेंटर है उसको पावर है, स्टेट को जो पूरी पावर है और पब्लिक को क्या है, इसको पावर नहीं है किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने में. यह जो स्टेट करता है ये क्या करता है, यह सपरेशन करता है किसका, इंडिविजुअल का. तो यहाँ पे दिखाया गया सम प्लेराइट लिविंग इन टोटलिटेरियन रिजिम. किस एरिया में रह रहे हैं, किस शासन में रह रहे हैं, टोटलिटेरियन में. यूज्ड एब्सर्डिस्ट टेक्निक, वो एब्सर्डिस्ट टेक्निक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो स्थिति है वो कितनी क्या है, एब्सर्डिस्ट है, मूर्खतावादी है. टेक्निक टू रजिस्टर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, और उसी के कारण वो सोशल और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारा एब्सर्ड जो है टर्म्स. इसमें मेन चीज़ें हो गई, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग से ही कि इसके जो टर्म्स को लेकर के, और इसमें जो है पूरी तरह से एब्सर्डिस्ट को दिखाया गया है. और मार्टिन एस्लाइन का नाम याद रखिएगा, एल्बर्ट केमस, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नेट के एग्ज़ाम्स में बनते हैं. धन्यवाद.